जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कई ऐसी बातें भी डिस्कस हो रही हैं जो सीधे तौर पर इस केस के आईनी और संवैधानिक पहलू से तो ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर का जो मुकदमा है इसके फ़ैसले पर भी ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये पहलू इसलिए भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल रोड मैप को लेकर भी कहीं ना कहीं जो परसेप्शन बनता है उसको कहीं ना कहीं तय करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकती हैं। दरअसल आज जिस तरीके से मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में चुनाव और स्टेटहुड को लेकर रोड मैप बताने के लिए कहा गया था, उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, गोलमोल जवाब दिया गया कि इलेक्शन कमीशन को ये तय करना है कब चुनाव होंगे और हम पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं। किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं, पहले पंचायत चुनाव, फिर नगर पालिका चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि आगे जो है लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं तो उसके साथ भी विधानसभा चुनाव हो सकते थे, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज हम कोशिश करेंगे आपको जो बातें कही गई हैं उनसे रूबरू कराएं, उनसे वाकिफ़ कराएं और उनका क्या असर इस पूरे मुकदमे पर पड़ने वाला है। भले ही ये कहा जाए कि सीधे तौर पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मुकदमा अलग चीज़ का है, लेकिन हर चीज़ के नफ़े नुकसान का, हर चीज़ के अच्छे बुरे का असर ज़रूर पड़ता है। जो भी चीज़ें नज़र आती हैं उनका असर न सिर्फ अदालत पर बल्कि मुल्क पर, आम शहरी पर, वोटर पर, हर किसी पर पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो आज मरकज़ी हुकूमत ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताई कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह की तब्दीली आई है, क्या बदलाव आया है, क्या अच्छा हुआ है। जाहिर सी बात है सरकार है, अपने लिए बेहतर आंकड़े ही पेश करेगी। तो सबसे बड़ी बात जो बताई गई वो ये है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की एक बड़ी समस्या थी, बड़ा मसला था कि पत्थरबाजी होती थी और टकराव होता रहता था, उसके अंदर 97.02 यानी कि 97.02 की जो है फीसद की कमी आई है। यानी कि अब पत्थरबाजी की घटनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होती। तो क्या बदला है, ये जो सवाल उठाया जाता है कि क्या बदला है जम्मू कश्मीर में पिछले 8-9 सालों के दरमियान, जब से जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज लगा या उससे पहले जो तमाम चीज़ें हुई हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से क्या तब्दीली आई है। तो ये तब्दीली जो मरकज़ी हुकूमत है, केंद्र सरकार के वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने आज कोर्ट को बताई है। इसी के साथ साथ उन्होंने इसका सीधे तौर पर जो आधिकारिक आंकड़ा दिया, उन्होंने क्या कहा कि 1167 जैसी बड़ी तादाद में 2018 में पत्थरबाजी के जो मामले थे, जो टकराव की घटनाएं थी वो सामने आई थी, जो 2022 में ज़ीरो हो गई हैं। इसी के साथ साथ जो सुरक्षाकर्मी हैं, हमारे फ़ौजी हैं या फिर CRPF के जवान हैं या जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग हैं, उनकी मौत में कमी का आंकड़ा भी जो है सरकार ने प्रतिशत में बताया है और 65.9% जो है ऐसे मामले सीधे तौर पर कम हो गए हैं। तो ये इस तरह के आंकड़े सरकार ने दिए हैं। इसी के अलावा स्कूल, अस्पताल, संस्थान, तमाम चीज़ें और युवाओं को उनका हक मिलना, उनको सीधे तौर पर भागीदारी मिलना, उनकी हिस्सेदारी मिलना, उनकी तरक्की होना, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ भी और बताना चाहता हूँ कि ये भी बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से साल 2018 में जो अलग अलग जमातें होती थी, पार्टियाँ होती थी या फिर जो दूसरे संगठन हैं, उनके जो लोग हैं वो बंद का ऐलान कर देते थे आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वो बंद जो साल 2018 में 52 बंद हुए थे, लेकिन अब वो ज़ीरो पर पहुंच गए हैं। तो जो बदलाव की बात होती है कि क्या तब्दीली आई है आखिर पिछले 4-5 सालों के अंदर, जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया और वहाँ पर सीधे तौर पर मरकज़ी हुकूमत वहाँ पर सीधे तौर पर वहाँ पर हुकूमत कर रही है। वहाँ पर गवर्नर होते थे, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो क्या तब्दीली आई है उसका जवाब एक तरीके से सरकार ने देने की कोशिश की है। इसी तरीके से जो वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं
उन टूरिस्ट को लेकर के भी सरकार की तरफ से यह दावा किया गया। 1.8 करोड़ जो वहाँ पर टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर गए हैं, और जम्मू कश्मीर का अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे बड़ा कोई व्यापार है, सबसे बड़ा कोई कारोबार है, वहाँ की मईशत में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की हिस्सेदारी है, वहाँ की इक़्तिसादियात जो बेहतर होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा सयाहत का ही मकाम होता है। और ये सयाहत यानी टूरिज़्म, उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं जो वहाँ के सियासी लीडर्स हैं कि इसमें वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं, जो वहाँ पर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको भी जोड़ दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो निवेश है वो 28,400 करोड़ रुपए इस वक्त वहाँ पर निवेश है। और वहाँ की जो जम्मू कश्मीर में 78,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, वहाँ की स्कीमें जो मरकज़ की तरफ से वहाँ पर चलाई जा रही थी, उनमें जो है अब तक जो है वास्तविक निवेश जो है वो 2,153 करोड़ रुपए हो गया है, और 32 योजनाएं जो है वहाँ पर कंप्लीट भी हो गई हैं। तो इस तरीके से मरकज़ी हुकूमत ने बड़ा दावा किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह की पॉजिटिव तब्दीली जो है वो 370 और 35A के ख़त्म होने के बाद और सीधे तौर पर मरकज़ी हुकूमत के वहाँ का इक़्तिदार अपने हाथ में लेने के बाद वहाँ पर आई है। इसी तरीके से मरकज़ी हुकूमत की तरफ से और भी तमाम जो वहाँ पर काम हुए हैं, जैसे कि जो अब ठेके दिए जाते हैं, जो तमाम चीज़ें होती हैं वो इन टेंडरिंग होती है और नौजवान उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की वहाँ पर स्कीमें नाफिज की गई थी। उसमें से 53 पूरी जो टोटल स्कीमें हैं वो नाफिज की गई थी, और उन स्कीमों के तहत बहुत सारे काम हुए। उनमें से 32 स्कीमें जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो एक तरह से कहें तो मरकज़ी हुकूमत के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, एक तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर जो है तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है और वहाँ पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं पॉजिटिव तब्दीली हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ 2022 में अगर बात करें तो 1.88 करोड़ जो है वहाँ पर सयाह, वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में पहुँचे हैं, और उसकी वजह से वहाँ की जो मईशत है, वहाँ पर की जो इकोनॉमी है उसमें जो है बड़ा योगदान जो है वो एक तरीके से वो हुआ है। अगर और दूसरी चीज़ों की बात करें तो इस पूरे आज जिस तरीके से बहस हुई और जिस तरीके से स्टेटहुड को लेकर के भी सरकार को जवाब देना था, सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर कोई वाज़ेह जवाब देने की वो पोजीशन में नहीं है, कोई तय समय सीमा, कोई ऐसा वक्त बताने की पोजीशन में नहीं है कि वो बता सकें कि उस वक्त जो यहाँ पर स्टेटहुड है वहाँ का पूर्ण राज का दर्जा है उसको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहा गया था, कल ही ये कह दिया गया था कि ये जो स्टेटहुड का मसला है ये टेम्परेरी है। हाँ, अलबत्ता लद्दाख कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा बल्कि यूनियन टेरेटरी ही रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ये तो कहा गया है कि रोड इलेक्शन जो है वो जल्द हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टेटहुड कब बहाल होगा ये सरकार ने अभी वाज़ेह नहीं किया है। जाहिर सी बात है उसमें कुछ समय लगने वाला है। हालांकि अगर इस पूरी बहस में का एक पहलू ये भी है, जब ये तमाम आंकड़े दिए जा रहे थे, तमाम बातें बताई जा रही थी, उस वक्त जो अर्जी गुजारों के जो 370 की बहाली के लिए तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं, उनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल, जिन्होंने 3 दिन तक इस पूरे मसले पर बहस की थी और तमाम लोकतंत्र के पहलू से लेकर संवैधानिक पहलू तक हर चीज़ तक ये बताने की कोशिश की थी कि जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर के साथ वो गलत हुआ है। उन्होंने सरकार की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों पर सीधे तौर पर नाराज़गी जताई और उस पर ऑब्जेक्शन किया, कहा कि ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि कोई प्रामाणिकता नहीं है, ये कोई सच नहीं है, इनको चैलेंज किया जा सकता है। जिसके बाद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि ये जो संवैधानिक इशू जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और जिस पर जो पूरा केस है, इस पर इन तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है क्या वाकई असर नहीं पड़ेगा? सवाल ये है कि आखिर जब शुरू में ही जब एक हलफनामा मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दिया गया था और उसमें तमाम चीज़ें बताई गई थी कि वहाँ पर किस तरीके के फ़ायदे हुए हैं, G20 हुआ है, वहाँ पर किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, वहाँ पर टूरिस्ट बढ़े हैं, ये तमाम बातें कही गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वो मरकज़ी हुकूमत के हलफनामे को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आईनी तौर पर क्या जो प्रक्रिया अपनाई गई या क्या जो तरीका अपनाया गया, जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया, क्या वो आईनी था
ये एक अहम सवाल है जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। लेकिन आज जिस तरीके से मरकज़ी हुकूमत ने अपने तमाम आंकड़े पेश किए और ये सवाल उस वक्त खड़ा हुआ क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ये सवाल किया गया था कि 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में सदर राज यानी कि राष्ट्रपति शासन को लागू हुए और उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी स्टेट में चुनाव होने चाहिए, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे, ये सीमा और ये जो मुद्दत है ये आखिर आपने कैसे पार कर ली है, इस पर जवाब देना था। और इसी के साथ यूटी कैसे बनाया जा सकता है, किस अधिकार के तहत, किस पर और कौन सा जो संविधान का जो कौन सा सेक्शन है, किससे पावर मिलती है, किस तरीके से आप किसी भी फुल स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं और उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, इस पर भी जवाब देना था। तो ये पूरी जो बहस है ये वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँची थी और आज मरकज़ी हुकूमत ने, केंद्र सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस और पॉजिटिव पहलू रखने की कोशिश की है। हालांकि जो दूसरी तरफ से काउंटर बात कही जा रही है, जो जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, जो वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई रोड मैप नहीं है, ये तमाम बातें पहले से कही जाती रही हैं। और इसी के साथ साथ एक दूसरी बात भी जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन को है लेकर है कि वो पहले से ही सरकार के पास था, उससे 370 का कोई लेना देना नहीं था, तो 370 से जोड़ना इन्फिल्ट्रेशन को, ये बात ठीक नहीं है। और इसी तरीके से पत्थरबाजी की बात पर काउंटर एक दलील ये भी आई है कि जम्मू में अभी प्रदर्शन हुए हैं, वहाँ पर एहतजाज हुए हैं सरूर टोल प्लाजा को लेकर, वहाँ पर पत्थरबाजी तमाम चीज़ें हुई हैं, तो लोगों को दबाया जा रहा है, ये कहना है दूसरी तरफ से। कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट जब आज जो है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दलीलें पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद रिजवाइंडर की बात होगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से दूसरी तरफ से भी जो है, जो अर्जी गुजार हैं, जो याचिका करता है, वो सरकार की दलीलों पर जवाब देते हैं। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।